दोस्तों स्वागत है इस सेशन में। इस सेशन में मैं क्लास 12th फिजिक्स से जेई मेन पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व करेंगे, इसे हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट मेथड से की अप्रोच हमें ड्यूरिंग द जेई काफी मदद करती है, हमारा काफी समय बचाती है और समय बहुत ही वैल्यूएबल एसेट होता है ड्यूरिंग द एग्जाम स्पेशली। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है ये। 2 पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 आर प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस एट x इक्वल टू 1 मीटर एंड x इक्वल टू 4 मीटर। इस तरह से दो चार्जेस Q1 x इक्वल टू 1 मीटर पे रखा गया है और Q2 x इक्वल टू 4 मीटर पर रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट y इक्वल टू 3 मीटर ऑन y एक्सिस इज गोइंग टू बी व्हाट, और उसके ऑप्शंस हमें यहां पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं वेक्टर की मदद लूंगा और खास करके वेक्टर के कंपोनेंट को इफेक्टिवली यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे और सही तरीके से उस कॉन्सेप्ट को यदि हम यहां पर अप्लाई करें तो इस क्वेश्चन को आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जिस तरह से हमें ऑप्शन दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए। और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ऑप्शन को देखकर यदि इस तरह की स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल करते हैं तो सॉल्व करने का अपना समय बचा सकते हैं। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को वेक्टर के कंपोनेंट की मदद से कैसे सॉल्व करना है उसकी तरफ। So the charges, the 2 point charges Q1 and Q2, as I told, this happened to be the simple wording of the question. पहले मैं आपको वेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होता क्या है। Let us try to understand that. So यहां पर सबसे पहले we will understand the component. इसको हम इफेक्टिवनेस भी कहते हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का इफेक्टिवनेस या कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर क्या होता है, पहले हम उसे समझ लेते हैं। सो दिस इज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, और इसको समझने के लिए मैं फिगर की मदद लूंगा। अज्यूम कर लीजिए कि दिस इज वाई एक्सिस, ये हमारा नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एंड दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, let us say एक वेक्टर is something like this. One of the vector I am showing, मान लीजिए कि this is one of the vector, this is vector A. ये वेक्टर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस वेक्टर के हेड से if I drop a perpendicular on x axis, this one, तो ये ax कहलाता है। इसको हम ax का मतलब ये हो गया कि द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along द x एक्सिस, और यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं ऑन y एक्सिस, सो इसे हम ay कहते हैं। दिस इज ay। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर है जिसको मैंने यहां पे रेड कलर से बताया है, उसका इफेक्ट x डायरेक्शन में ax जितना है और उसका इफेक्ट y डायरेक्शन में ay के जितना है। जैसे एक और वेक्टर यदि मैं यहां पे बनाऊं, अज्यूम कर लीजिए कि दिस इज वन ऑफ द वेक्टर, लेट अस से दिस इज वेक्टर b। इस वेक्टर का 100% इफेक्ट x एक्सिस के डायरेक्शन में है और y एक्सिस के डायरेक्शन में इस वेक्टर b का कोई इफेक्ट नहीं है। और यदि मैं एक दूसरा वेक्टर भी बना दूं, सो let us say that vector is vector c here. This is the vector c. c वेक्टर का 100% इफेक्ट y डायरेक्शन में है और x एक्सिस में डायरेक्शन में c वेक्टर का कोई इफेक्ट नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे अपने जेई के इस क्वेश्चन में। इसको मैं थोड़ा सा और यदि एक्सटेंड करूं तो वेक्टर a का x कंपोनेंट को यदि मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूं तो ax इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा लिखते हैं और ay इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा लिखते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम सीधे डायग्राम की मदद से
अपने जेई के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेट्स टेक द क्वेश्चन। We have been given the 2-point charges Q1 and Q2 and they are placed on x-axis, x equal to 1 meter, x equal to 4 meter पे। The electric field at point y equal to 3 meter पे हमें बताना है। So let me get this as y-axis, this is the y-axis, और इसको हम x-axis imagine कर लेते हैं and assuming this is origin, this is 1 unit, this is 2 unit, here it is 3 unit, this side it is 4 unit, here it is 5 unit। ये हमारा x axis है और y axis पर भी उसी तरह से this is 1 unit, this side it is 2 unit, here it is 3 unit, this side it is 4 unit, here it is 5 unit। ये हमारा जो नॉर्मल ग्राफ हम प्लॉट करते हैं इक्वली स्पेस्ड स्पेसिंग, उसी हिसाब से ये मैंने पॉइंट्स 1 2 3 4 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर प्लेस किया हुआ है। अब हमें जो डेटा दिया है, सबसे पहले वी हैव बीन गिवन अ चार्ज Q1. Charge Q1 is kept at x equal to 1 meter. So here is charge Q1, this is charge Q1, और charge Q2 is kept at x equal to 4 meter. x equal to 4 meter पे चार्ज Q2 रखा गया है। So it is this way। Q2 की जो वैल्यू है दैट इज -25 माइक्रोकूलम, जबकि Q1 की जो वैल्यू है दिस इज गिवन एज Q1 की जो वैल्यू है दैट इज √10 माइक्रोकूलम। दैट इज व्हाट द डेटा विच इज गिवन हियर। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है y इक्वल टू 3 मीटर पर। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब सबसे पहले क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम इसके वेक्टर को हम यहां पर डायग्राम की मदद से इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम इसे बताएंगे और उसके बाद कंपोनेंट को एक्सप्लोर करेंगे टू गेट द आंसर। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। सो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड Q1, देन द लाइन जॉइनिंग पॉइंट एंड Q2 इज दिस। यदि मैं Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनाऊं तो दैट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज और Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। अब दोनों ही हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर क्वांटिटी में जब हम उसके वेक्टर को बताते हैं तो जो एरो की लेंथ होती है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले हम इसके मैग्नीट्यूड को निकाल लेते हैं। लेट अस गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू चार्ज Q1, जिसे मैं यहां पर E1 बता रहा हूं। सो दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस है आप यहां पर पाइथागोरस लगाकर देख सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल पे यदि मैं पाइथागोरस लगाऊं तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 दैट इज √10 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई √10 का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का जो रूट होगा दैट विल बी द डिस्टेंस। और इसे यदि मैं सिंप्लीफाई करूं सो इट इज 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू दिस इज √10 इंटू 10 की पावर इट इज -6, और डिवीजन में यू विल हैव सिंपली 10, जिसको मैं बहुत आसानी से कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। 9 इंटू √10 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 6, इट इज 9 इंटू √10 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 6, this is 9 minus 6 minus 1, which can be taken as 9 into √10 into 10 की पावर, this is
2 और ये हो जाएगा, इसका जो यूनिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन पर कूलम। इस तरह से हमने पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां पर निकाल लिया। अब बढ़ते हैं दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। सो इफ आई गो फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड चार्ज, सो दिस इज हियर E2, दिस इज गोइंग टू बी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू चार्ज की जो वैल्यू है दैट इज 25 इंटू 10 रेज टू -6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस होगा इसके लिए मैं फिर से पाइथागोरस लगा दूंगा और हम देख सकते हैं कि ये 4 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, तो उस तरह से ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 5 और यहां पर इट विल बी 5 का स्क्वायर विच कैन बी सिंप्लीफाइड एज ये 5 स्क्वायर 25 यहां से कैंसल, सो इट इज 9 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 6 विच इज 3। अब आप यदि ऑब्जर्वेशन करें यहां पर ऑप्शन को, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दिया है वो 10 की पावर 2 के फॉर्म में दिया है। इसीलिए मैं यहां पर जो हमने पहला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है वो तो 10 की पावर 2 के फॉर्म में है और क्योंकि हमें इसी से कंपेयर करना है, सो इसको भी यदि मैं 10 की पावर 2 के फॉर्म में लिखूं तो इट कैन बी टेकन एज 90 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया हमारा, वी कैन सी दैट कि E2 का जो वैल्यू है, सेकेंड चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। E1 इज 9 इंटू रूट 10 जबकि E2 इज 90 का मैग्नीट्यूड है। तो जब हम एरो बनाएंगे E2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी लेंथ विल बी मच मोर इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ऑफ फर्स्ट वन दैट इज E1। और E1 की यदि मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लू 9 इंटू रूट 10 तो ये करीबन 27-28 के करीब हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। और यदि मैं इसे सपोज 27 के करीब मानूं तो अप्रोक्सीमेटली 27 के कंपैरिजन में 90 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से ज्यादा हो जाता है। इसीलिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि जब मैं E2 का एरो यहां पर बनाऊंगा, सो E2 का जब मैं यहां पर एरो बनाऊंगा, लेट अस से पहले हम E1 को बना लेते हैं। लेट अस से E1 इज समथिंग लाइक दिस। जैसा मैंने आपको बताया कि E1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, इट इज दिस वे, इट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। और जितनी लेंथ आपने E1 की रखी है ये बेसिकली 9 रूट 10 बता रहा है और उसके कंपैरिजन में जब हम 90 को प्लॉट करेंगे तो दिस लेंथ शुड बी 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। दिस इज प्रोबेबली 1 टाइम, this is approximately this length comes out to be like this। ये हो गया आपका E2, this is the vector E2। इन्हीं दो एरो की मदद से हम हमारे आंसर पर पहुंचेंगे। अब हम वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। हम जब पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं तो दोनों वेक्टर के टेल को हम साथ में रखते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों वेक्टर के टेल आर टुगेदर एंड वी गेट अ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम बनाएंगे सबसे पहले और उसका जो डायगोनल होगा दैट विल गिव अस द, दिस इज द ऑलमोस्ट अ पैरेललोग्राम। और अब इसका जो फाइनल वेक्टर है, जो फाइनल आंसर है, इसका जो रिजल्टेंट है दैट कैन बी गिवन हियर और यही वेक्टर हमारा आंसर देगा। ये जो मैंने यहां पर वेक्टर बनाया है ब्लैक कलर में, यही हमारा आंसर है। अच्छा, वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं तो उस वेक्टर को हम कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब यदि सपोज मैं अपने ओरिजिन को, क्योंकि हमें जो यहां पर ऑप्शन दिया गया है वो i j k के फॉर्म में है। I is the unit vector in the direction of positive x-axis, j is the unit vector in the direction of positive y-axis। इसीलिए हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं यहीं पर अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं। लेट मी गेट द कोऑर्डिनेट एक्सिस हियर इटसेल्फ। सो दिस कैन बी टेकन एज, ये हो गया हमारा x एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस
एंड दिस इज द वाई एक्सिस। अब यदि आप अपने इस वेक्टर के कंपोनेंट को यहां पर प्लॉट करेंगे, ये जो हमारा रिजल्टेंट ई वेक्टर आया था, इसके कंपोनेंट को प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर वो यहां आ रहा है, जबकि वाई एक्सिस पर वो यहां पर आ रहा है। सो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो वेक्टर है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। देख लीजिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है। दिस इज माई फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माई सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज माई थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये जो आंसर है ये हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है। इतना सा कंक्लूजन यदि आप निकाल लेते हैं तो व्हाट यू कैन सी इज कि ऑप्शन नंबर ए आपका रूल आउट हो गया है, बिकॉज ये जो आंसर है ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है। ऑप्शन नंबर बी इज पॉसिबल क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है। ऑप्शन नंबर सी भी पॉसिबल है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की है। और ऑप्शन नंबर डी भी रूल आउट हो गया है क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। सो अब हमारी पॉसिबिलिटी बनती है ऑप्शन नंबर बी और सी में से। अब आप यहां पर इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यू कैन सी दैट कि ऑप्शन नंबर सी तब पॉसिबल है जब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों सेम है, जबकि हम अपने आंसर पर आए और जो हमने फिगर बनाया हुआ है हम देख सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट की जो लेंथ है वाई कंपोनेंट के कंपैरिजन में काफी बड़ी है। और यदि हम इस चीज को यहां पर बेहतर तरीके से अप्लाई करें तो वी कैन से कि माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, which is 63 I cap minus 27 J cap into 10 की पावर 2। ध्यान रहे ये स्ट्रैटेजी यहां पर हमने ऑप्शन को देखकर लगाई है। इसे यदि आपको सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करना है तो इसे अलग तरीके से सॉल्व करना होगा एंड इट विल कंज्यूम टाइम ऑल्सो। तो आपको जब भी जेई में क्वेश्चन मिलता है तो वहां पर सॉल्व करने के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। आप ऑप्शन देख लीजिए, यदि ऑप्शन की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, आपके पास इस तरह से कोई अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी है जो कि ऑप्शन को देख के स्पेशली उस क्वेश्चन पर अप्लाई की जा सकती है, तो बेहतर है उसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके अपना प्रीशियस टाइम बचाइए। इस सेशन में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए पीवाईक्यू के साथ। हैप्पी लर्निंग।